Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering the topic citizenship for Indian polity for the upcoming examinations. So, citizenship part 2 of the constitution में आता है and articles related to it are article 5 to 11. ठीक है? So, this is regarding people who had become citizens of India at the commencement of the constitution, that is on January 26, 1950. ठीक है. नाउ देर आर प्राइमरली 5 से लेके 11 तक कितने आर्टिकल्स हो गए? 7 आर्टिकल्स हैं इनके रिलेटेड, सिटीजन्स के रिलेटेड. सो वी विल बी स्टडिंग दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन्स हैविंग, मतलब आर्टिकल 5 क्या रहता है? इट इज़ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है. सो जो persons who have a domicile in India and who were born in India and either parent was born in India or have been ordinarily resident in India for at least 5 years immediately before 26 January 1950, those will be considered to be citizens of India. ठीक है. तो जिन लोगों के पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, वो तो किन लोगों के पास होता है? who was born in India, whose either parent was born in India or who have been resident for India for at least 5 years before 26 January 1950. ये है आर्टिकल 5 में दिया है कि जो लोग पहले से बैठे हैं यहाँ पे इंडिया में, वो उन लोगों का सिटीजनशिप के रिगार्डिंग. ठीक है. देन आर्टिकल 6 आ जाएगा. आर्टिकल 6 इज़ फॉर पीपल जो माइग्रेटेड हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. ठीक है. तो ये पहले तो इंडिया है, इसमें जो पहले से लोग हैं उनके बारे में वील स्टडी इन आर्टिकल 5. फिर आर्टिकल 6 में दोज हु हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप के बारे में. देन आर्टिकल 7 में क्या रहेगा? कुछ लोग यहाँ से गए पाकिस्तान एंड दे केम बैक टू इंडिया, दैट वी विल बी स्टडिंग इन आर्टिकल 7. ठीक है. तो आर्टिकल 6 देख लेते हैं पहले. सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया and either of his or her parents or grandparents were born in undivided India. ठीक है. वो आर्टिकल 6 में कवर्ड रहेगा. देन आर्टिकल 7 related to citizenship of those who migrated to Pakistan and later returned to India. ठीक है. फिर आर्टिकल 8 रहेगा citizenship for persons of Indian origin abroad. ठीक है. तो जो बाहर रह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनके लिए सिटीजनशिप. देन आर्टिकल 9 इज रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप. ठीक है. आर्टिकल 10 रहेगा कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स अनलेस पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ. और आर्टिकल 11 विल बी रिगार्डिंग पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप थ्रू लॉज. ठीक है. So Parliament is empowered to legislate on matters related to citizenship. So Parliament has powers to legislate on these matters. ठीक है. So I'll again explain कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया है. So we'll make a rough diagram here, है ना. So suppose this is India. यहाँ पे ऐसे करके है. ठीक है. दिस इज़ इंडिया. नाउ आर्टिकल 5 में सबसे पहले क्या रहेगा? पीपल हु आर प्रेजेंट इन इंडिया, उनके बारे में सिटीजनशिप. जिनके पास ऑलरेडी डोमिसाइल है या दे वर आइदर born in India or they had some parent who was born in India and they have been resident of India for the past 5 years. Past 5 years कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले तक. ठीक है. सो दैट विल बी अंडर आर्टिकल 5. फिर आर्टिकल 6 क्या रहेगा? पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, दैट विल कम अंडर आर्टिकल 6. ठीक है. ये हो गया आर्टिकल 6. फिर आर्टिकल 7 क्या रहेगा? कुछ लोग रहेंगे जो पहले गए पाकिस्तान, यहाँ से चले गए पाकिस्तान एंड देन दे डिड नॉट लाइक इट देयर, तो वो वहाँ से फिर वापस आ गए वापस इंडिया. ठीक है. सो दिस विल कम अंडर आर्टिकल 7. ठीक है.
तो 5, 6, 7 हो गया. नाउ वील बी लुकिंग एट आर्टिकल 8. आर्टिकल 8 विल बी अबाउट पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज ओनली. तो वो लोग बाहर ही रह रहे हैं. सो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हु आर रिसाइडिंग इन फॉरेन कंट्रीज, दैट विल कम अंडर आर्टिकल 8. ठीक है. तो आर्टिकल 8 हो गया. फिर बचेगा आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 में क्या रहेगा? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ समवन हु वॉलंटरली acquires सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. तो इसी को आप एक्सटेंड कर लो. ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? आर्टिकल 8 के बारे में, विच वॉज फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर रिसाइडिंग अब्रॉड, है ना. नाउ वील लुक एट आर्टिकल 9. तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनमें से सम पीपल विल acquire citizenship of the country in which they are staying. ठीक है. नाउ दैट पर्सन जिसने बाहर की सिटीजनशिप ही अक्वायर कर ली, दैट विल कम अंडर आर्टिकल 9. ठीक है. वो रहेगा, उनका सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड अंडर आर्टिकल 9. ठीक है. अब आर्टिकल 9 तक हो गया. देन आर्टिकल 10 और 11 आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट. 10 and 11 मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ. 10 and 11 will be related to the parliament. ठीक है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, है ना. 10 में रहेगा कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स until unless parliament enacts a law. And 11 will be regarding parliament's authority to regulate citizenship through laws. ठीक है. तो इसमें वही दिया, पार्लियामेंट हैज़ बीन empowered to legislate on matters related to citizenship. ठीक है. तो इसमें हो गया ना. 5 हमने कर लिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है. ऑल ऑफ दीज वी हैव लर्नड. नाउ वील मूव टू सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया. एज यू माइट बी नोइंग, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड सिंगल सिटीजनशिप अनलाइक यूएसए. ठीक है. जैसे कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप होता है, सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है. नाउ जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में दे हैव डुअल सिटीजनशिप का फॉर्म का मेथड. सो डुअल सिटीजनशिप में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, है ना. सेकेंडली यू विल ऑल्सो बी अ सिटीजन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट टू विच यू बिलोंग टू. ठीक है. तो ये डुअल सिटीजनशिप में आएगा. ठीक है. नाउ देर आर सर्टन एक्सेप्शंस फॉर द सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा? रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट. जैसे हमारे में तो सिंगल सिटीजनशिप है ओवरऑल, सो एवरी वन इज इक्वल. हाउएवर देर आर सर्टन जॉब्स वेर इन रेजिडेंस रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना. एंड दे गिव प्रेफरेंस टू पीपल हु आर रेजिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट. ठीक है. वो दैट कम्स अंडर एन एक्सेप्शन. सो फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 16, Parliament can impose residential qualifications for specific jobs only. ठीक है. तो द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 का था. इट अलाउड स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड अदर सच स्टेट्स, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, टू सेट सच रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. सो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Public Employment Requirement as to Residence Act of 1957. So how will you remember this? देखो 1947 में we had achieved independence, है ना. इंडिपेंडेंस हमको मिल गई थी 1947 में. एंड everyone was assumed to be equal. ठीक है. all citizens were given equality. However 10 years later क्या करा? This act came into being, Public Employment Requirement as to Residence, wherein residence was made a condition for employment. ठीक है. 10 साल बाद ही ये ले आए थे. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन रेजिडेंस. सो वाइल आर्टिकल 15 prohibits any such restriction or discrimination based upon residence, states can still grant special benefits to certain residents. For example, जैसे एजुकेशनल फ़ी में देयर मे बी कंसेशंस. एंड इनफैक्ट अभी का तो मेरे को पता नहीं, पर पहले जो NITs वगैरह थे
They used to have some limits for the, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम करेक्ट हियर और नॉट, बट वहाँ पे ऐसे होता था कि अपने स्टेट का ही, इफ अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू देयर ओन स्टेट देन दे विल बी हैविंग अ रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स्ड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एज कम्पेयर टू दोज फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है. सो that was also there. So there is slight discrimination when it comes to residential criteria, ठीक है. Next, we have protection of tribal interests. So, Article 19(5) restricts outsiders from settling in tribal areas to protect their culture and livelihoods. ठीक है, तो कल्चर और लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल बी ट्राइबल एरिया में सेटल होना विल बी रिस्ट्रिक्टेड. सो व्हेन वी रीड अबाउट आर्टिकल 19, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे उसमें दिस वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज दिस. ठीक है. नेक्स्ट है अलीजेंस. Citizens will be owing allegiance only to the union and there will be no separate state citizenship when it comes to India. ठीक है. Now we will be looking at the eligibility for the presidents. So as you might be knowing, India में ऐसे है कि both citizens by birth as well as naturalized citizens, both of them can hold the office of a president. Whereas USA के केस में क्या है, only the citizens by birth are eligible for the office of president. ठीक है. So this is very important. India में either of the two, even if you are a citizen by birth or if you are a naturalized citizen, in both cases you can become the president. ठीक है. नाउ ट्रिब्यूनल एम्पावरमेंट के बारे में देख लेते हैं. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इट हैज़ अमेंडेड द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1764, आई एम सॉरी 1964. अकॉर्डिंग टू दिस, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं हमारे स्टेट्स और यूटीज़ में, दे कैन नाउ easily establish tribunals या quasi judicial bodies to determine if the individuals residing illegally in India are qualified as foreigners or not. ठीक है. तो इट इज़ अप टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ पर्सन, उनके ऊपर नहीं है, मतलब दे कैन फॉर्म अ ट्रिब्यूनल हु विल डिसाइड वेदर और नॉट अ पर्सन रिसाइडिंग हियर इज अ इलीगल इमिग्रेंट और नॉट. ठीक है. और सर्टन ऑफिसर्स रिक्वायर्स इंडियन सिटीजनशिप. फॉर एग्जांपल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है अगर आपको, देन यू रिक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, MLA, MP, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसेस रिक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. सो यूजुअली जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसेस होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, दे विल बी रिक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. So this is also important. Next, we'll be looking at comparison between citizens and aliens. So primarily बस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एलियंस या नॉन सिटीजन्स. सो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. पहले we'll just see what aliens actually means. So there are two types of aliens. We have friendly aliens and we also have enemy aliens. ठीक है. फ्रेंडली एलियंस मतलब कि समवन और सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री हु हैज़ कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया. ठीक है. सो नॉर्मल जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, उनके साथ वी हैव डिसेंट रिलेशंस. सो सिटीजन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड विल बी नोन एज फ्रेंडली एलियंस. वेर एज एनिमी एलियंस क्या रहेगा, subjects of country who are at war with India. ठीक है. So presently we are not with war at any country. We are not at war with any country. ठीक है. So enemy aliens अभी तो कोई भी नहीं रहेगा, है ना. But any citizen of country who's at war with India, that will be known as an enemy alien. ठीक है. Say so they will be having lesser rights and no protection against arrest and detention. This is very important. ठीक है. ये अभी आगे फिर से पढ़ते हैं हम इसके बारे में. सो राइट्स ऑफ एलियंस देख लेते हैं. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से एप्लीकेबल है फॉरेनर्स को. सो ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स एक्सेप्ट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30.
ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? इनका जो हिंदी वर्जन है ना, उसको लर्न करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लो। 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर एलियंस, मतलब फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा ये सब राइट्स। ठीक है, 15 क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना। 16 है राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। फिर है 19, 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। 29 विल बी राइट फॉर माइनॉरिटीज़, है ना। और 30 विल बी राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर एनिमी, एनिमी नहीं, नॉर्मल एलियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। सो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है उनको। फिर एक एनिमी एलियंस के लिए एक और राइट अवेलेबल नहीं होती है उनको, दैट इज़ आर्टिकल 22, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है। सो दे विल बी लैकिंग एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। एनिमी एलियंस डू नॉट हैव आर्टिकल 22 इवन, तो उनको एक तो ये सब आर्टिकल नहीं रहेंगे, 15, 16, 19, 29, 30, और 22 भी नहीं रहेगा, 22 भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है the Citizenship Act of 1955. So it governs the acquisition and loss of Indian citizenship. So there are, according to the Citizenship Act of 1955, जो Indian Parliament ने पास करा है, there are 5 ways in which a person can acquire Indian citizenship, and there are 3 ways in which the citizenship can be lost, ठीक है। सो वही दिया है यहाँ पे। सो दिस हैज़ बीन, जो सिटीजनशिप एक्ट है ऑफ 1955, it has been amended many times subsequently in 1957, 60, 85, 86, ये बहुत बार अमेंड हुआ है, तो ये इनका यू डू नॉट हैव टू लर्न द ईयर्स, ठीक है। इट हैज़ बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ईयर ऑफ द मेन एक्ट, दैट इज़ 1955 वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा, ये भी आप याद रखना कि 2019 वाला अमेंडमेंट वॉज क्वाइट इम्पोर्टेंट एज वेल, एंड it was quite controversial as well, ठीक है। वो we'll be studying about that later on. So initially included under Commonwealth citizenship, it was removed by the हाँ ठीक है, पहले Commonwealth citizenship भी करते थे कि Commonwealth citizenship का भी provision था, but it was removed under the this thing, Citizenship Amendment Act of 2003. So this is important fact, ठीक है। And how will you remember the year here? देखो इसमें कॉमनवेल्थ का डब्लू प्रोमिनेंट है ना, और डब्लू से आप 2003 को लिंक कर सकते हैं, 3 क्योंकि डब्लू जैसा ही दिखता है, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हो गया। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, वही जो सिटीजनशिप एक्ट है ऑफ 1955, उसमें 5 ways ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिमेंबर द ईयर ऑफ द एक्ट। सो हाउ विल यू रिमेंबर 1955? देखो 1955 में और क्या क्या हुआ था, बैंक एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 2-3 इवेंट्स को आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो, इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देख लेते हैं। बाय बर्थ, फर्स्ट कंडीशन क्या है? 5 कंडीशंस हैं, उनमें से फर्स्ट है बाय बर्थ, ठीक है। देन यू हैव बाय डिसेंट, फिर बाय रजिस्ट्रेशन, देन बाय नेचुरलाइजेशन, और लास्ट में बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। सो दीज आर द 5 मैनर्स इन विच यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इनको एक एक करके वील जस्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाय बर्थ है, उसमें इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया बिटवीन जनवरी 1950 टू 1987, जुलाई 1987, then automatically you will become a citizen of India regardless of your parents' nationality, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन
After July 1987, citizenship will only be granted if at least one of the parents is an Indian citizen. ठीक है, और फिर 2004 के बाद में citizenship will only be granted if both the parents are citizens or one is a citizen and the other is not an illegal migrant. ठीक है. There are certain exceptions to these rules as well. जो foreign diplomats होते हैं उनके जो children रहेंगे या enemy aliens के children रहेंगे, they cannot acquire citizenship by birth. ठीक है, so this is also very important. ठीक है, so you need to remember these years. तो जनवरी 26 1950 तो पता ही है हमको. एक रहेगा 1987 का, एक रहेगा ईयर, देन 1987 से लेके 2004 तक का रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करा था कि एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी अ सिटीजन, और यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स शुड बी सिटीजन्स, और द अदर पेरेंट हु इज नॉट अ सिटीजन शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट. ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ. नेक्स्ट वी लुक एट एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय डिसेंट. ठीक है, बाय डिसेंट देख लेते हैं. एनीवन हु वाज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, उसमें अगर जनवरी 26 1950 और दिसंबर 10 1992 के बीच में दे विल गेट सिटीजनशिप इफ देयर फादर वाज एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, नेक्स्ट है कि 1992 के बाद में, दिसंबर 10 1992 के बाद में, इफ द सिटीजनशिप they will be getting citizenship if either parent is an Indian citizen. ठीक है, so more equality was brought in. Even if your mother was an Indian citizen, still you will get citizenship if you are born abroad. Then December 3 2004 के बाद में birth must be registered at an Indian consulate within 1 year or with the central government permission afterwards. ठीक है, तो in that case you will get Indian citizenship. ठीक है, तो बाय डिसेंट में इवन इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, इफ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स is an Indian citizen and your birth has been registered within an year or so, or with central government permission afterwards, you can get Indian citizenship. Then इसमें भी आपको क्या क्या लर्न करना है यहाँ पे, you need to remember 1992 and 2004. ठीक है, then you have by registration. ठीक है, सो बाय रजिस्ट्रेशन में एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, नॉन इलीगल माइग्रेंट्स कैन ओनली अप्लाई. ठीक है, सो दे मस्ट टेक एन ओथ ऑफ अलीजियंस एंड रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 years प्रायर टू एप्लीकेशन. ठीक है, ये ओनली नॉन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए है. सो दे कैन बिकम सिटीजन्स via registration, so they have to be residing in India for a period of 7 years prior to application, and they need to take an oath of allegiance as well. Then by naturalization. Naturalization में क्या रहेगा, they should have been continuously residing in India for a period of 12 years या 11 out of the last 14 years. ठीक है, they must renounce other citizenship and they must have very good character and knowledge of a language in the any language in the 8th schedule. So हमारे 22 scheduled languages है, either of मतलब उनमें से किसी भी एक का they should be having knowledge. ठीक है, सो इसके लिए है 12 years, नेचुरलाइजेशन के लिए 12 years है, रजिस्ट्रेशन के लिए 7 years का है. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, नेचुरलाइजेशन में क्या है, एन है ना, एन को अगर इफ़ वी इन्वर्ट इट लुक्स लाइक 2. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर 12 years, और रजिस्ट्रेशन 7 साल. ठीक है, नाउ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी. So when a foreign territory becomes a part of India, the government will specify the citizenship eligibility. ठीक है, so for example Sikkim had become a part of India in 1975. ठीक है, तो उस केस में ये पौंडीचेरी का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे,
The Citizenship Pondicherry Order of 1962, it granted Indian citizenship to Pondicherry residents. Okay? So this is a good example. Pondicherry was earlier under the French, so it was a French colony. Okay? So now you know there are five ways: by birth, by descent, and दो थोड़ा documentation वाले ways हैं. एक तो registration और naturalization, and the last one is incorporation of a territory. Next we have loss of a citizenship, और उसमें क्या क्या रहता है. So there are three ways that you can lose citizenship. First of all, renunciation of citizenship. So for example, what happens is you are a citizen of full age and you yourself declare कि मेरे को I want to give up citizenship. In that case, what will happen? That will be known as renunciation of citizenship. ठीक है, तो इसमें वही रहेगा कि a citizen of full age can declare renunciation which is registered by the authorities. ठीक है, इसको रजिस्टर करा जाएगा. And it can only be a citizen who is of full age, मतलब 18 years and plus over. ठीक है, बच्चे they cannot be renunciating citizenship. Then citizenship will cease upon registration and the process can be withheld during wartime. So it is not necessary that you can give away citizenship during wartime. Wartime के time पे it may happen that they will cancel this provision temporarily. ठीक है. Minor children के लिए children of the renouncing citizenship also lose citizenship but can reclaim it upon turning 18 within 1 year. ठीक है, तो अगर किसी के पेरेंट्स आर गिविंग अप citizenship and they are very small, below 18 years of age, they will also be losing citizenship. However, if they turn 18 within an year, then they can reclaim their citizenship back. ठीक है. Next है termination of citizenship. So, if you voluntarily acquire any other country's citizenship, it will result in automatic loss of India's citizenship. ठीक है, and even this does not apply during wartime. ठीक है. Next है deprivation of citizenship. So citizenship can also be revoked by a government if you have if someone has done some fraud and they have acquired that citizenship through deceit, then वो उसको cancel कर सकते हैं. Then disloyalty. So if they have demonstrated disloyalty towards the constitution, even then can it be revoked. ठीक है. Unlawful trade किया है अगर उन्होंने, they have engaged with enemies during war time, even then. And criminal record है अगर उनका बहुत ज़्यादा. So if they were imprisoned for at least 2 years within 5 years of gaining citizenship, even then they can be deprived of Indian citizenship. ठीक है. और एक continuous residence का है, if they have resided outside India for 7 years, with exceptions for students, government employees, international organization members, or those registered to retain citizenship at consulates. So if someone has been residing outside India for 7 years or more, even they will be losing citizenship. ठीक है, उनका मतलब deprive कर सकता है गवर्नमेंट. इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्या क्या है. एक तो फ्रॉड, कि गलत सलत कुछ डॉक्यूमेंट दे के सिटीजनशिप लिया है. एक है कि आपने सिटीजनशिप लिया एंड आफ्टर दैट यू डिड सम क्राइम. सो विद इन 5 years of acquiring citizenship you were in jail for 2 years, at least 2 years or more. ठीक है, in that case also government can revoke the citizenship. Then if you have been disloyal, you demonstrated disloyalty to the constitution, or you engaged with the enemy during wartime, or if you have been residing outside India for more than 7 years. In these cases, the government has the right to deprive you of citizenship. ठीक है. Next is Citizenship Amendment Act. So इसके अंदर क्या, this had come in 2019.
एंड दिस वाज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल एज वेल. इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. The Citizenship Amendment Act of 2019, this basically gave a definition of illegal migrants. So, according to it, a foreigner who's entering India without any valid documents or is overstaying is deemed as an illegal migrant. Okay? And they put a prohibition that illegal migrants cannot acquire Indian citizenship. Okay? However, there were certain exemptions given as well. ठीक है. तो क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए थे. Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who have come from Afghanistan or Bangladesh and Pakistan and have entered before the date December 31st, 2014, they are exempt from the above rules. Earlier क्या होता था, via registration, you could have, even if you were a non-illegal migrant, you could have become a part of India, you could have become a citizen of India. ठीक है. बट अभी क्या कर दिया है, इलीगल माइग्रेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया इंडियन सिटीजनशिप. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस. सो everyone except Muslim people, they have been allowed to get, they have been allowed to become legal citizens if they entered before December 31st, 2014, and if they belong to either Afghanistan or Bangladesh or Pakistan. ठीक है. And that is one reason why there was a lot of controversy regarding this, because यहाँ पे they have discriminated against Muslim population. ठीक है. बस मुस्लिम्स को नहीं अलाउड है इसमें, बाकी सारे रिलीजन के, किसी भी रिलीजन के पर्सन हो आप, दे आर अलाउड टू गेन सिटीजनशिप. ठीक है. सो दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है. एंड दैट इज वन रीजन वाई देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. इट ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट. द सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट फॉर दीज ग्रुप्स इज 5 years इंस्टेड ऑफ 11 years. सो हाँ, पहले क्या होता था, वी हैड 7 years फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 12 years और 11 years if we had to apply via naturalization. In this case, the citizenship requirement has been reduced to 5 years instead of 11 years. ठीक है. And there were certain exclusions as well. That is, this exemption does not apply to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. AMTM है ना हमारा 6th शेड्यूल में जो आता है, उनको ये सब नहीं अप्लाई होगा. ठीक है. एंड जो इनर लाइन एरियाज हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट रीजन्स अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, देन अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब जगहों पे देर इज इनर लाइन एरियाज, वहाँ पे ऑल्सो दिस वोंट बी अप्लाइंग. ठीक है. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द कंपैरिजन बिटवीन NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर्स. ठीक है. So first of all, NRI stands for non-resident Indians. Then PIO stands for person of Indian origin, and OCI stands for overseas citizens of India card holder. ठीक है. इन सब का डेफिनेशन देख लेते हैं. NRI मतलब any Indian, it is an Indian first of all. ठीक है. So any Indian citizen residing outside India and holding an Indian passport, that will be an NRI. Then PIO क्या रहेगा, person whose ancestors were of Indian nationality. So the name itself is self-explanatory here. Person of Indian origin. ठीक है. So any person whose ancestors were of Indian nationality and they currently hold foreign citizenship. ठीक है. उनको हम PIO बोलेंगे. Then you have overseas citizens of India card holder. So someone who was registered under the Citizenship Act of 1955, उनको बोलेंगे OCI कार्ड होल्डर. ठीक है. वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, NRI सिंस इट इज़ एन इंडियन इटसेल्फ, तो उनको कोई वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड है. देन
PIO को वीज़ा रिक्वायर्ड है बिकॉज दे हैव एन इंडियन ओरिजिन बट दे आर अ सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री राइट नाउ. ठीक है, तो दे विल बी रिक्वायर्ड वीज़ाज. एंड जो OCI है, दे OCI कार्ड होल्डर दे कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीज़ा फॉर लाइफ. ठीक है, देन यू हैव रजिस्ट्रेशन विद लोकल पुलिस. सो इन द केस ऑफ NRIs, they are not required. They are not required to register with the local police unless their stay exceeds 180 days. ठीक है, and PIO का they are required to register with the local police if their stay exceeds 180 days. So effectively both of these are same. ठीक है, और जो OCI कार्ड होल्डर रहेगा उसको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द पुलिस अथॉरिटीज एट ऑल. ठीक है, देन यू हैव बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स क्या है NRI के लिए? दे बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजनशिप. Indian citizens are also available to NRIs because in effect they are also Indian citizens only, है ना. PIO वालों को कोई भी नो स्पेसिफिक बेनिफिट्स बिकॉज दे आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और जो OCI वाले हैं they will have multiple lifelong visas, exemptions from FRRO registration, parity with NRIs, excluding, ये important है, they'll be having parity with NRI that is normal citizen जैसे, excluding agriculture और plantation. ठीक है, बाकी इंटर कंट्री अडॉप्शन, पैरिटी इन डोमेस्टिक एयरफेयर, ये सब है उनके उनके लिए भी. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन में OCI कार्ड होल्डर्स डोंट हैव अ लॉट ऑफ राइट्स whereas NRIs do. ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ इन इंडिया. सो NRIs कैन अंडरटेक एनी एक्टिविटी इन इंडिया, है ना. PIOs के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा एंड इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा विच दे हैव obtained. OCI के केस में all activities are allowed except research. Research won't be allowed because पता नहीं वैसे, है ना, it will require special permission. ठीक है, so research, if you are an OCI card holder, you want to do research in India, then you will require special permission. Citizenship eligibility देख लेते हैं. NRIs are indeed Indian citizens, है ना. PIOs का केस में क्या है? They must be ordinarily resident in India for 7 years in order to apply for registration. So we already know about this कि अगर उनको if you want to become a citizen via registration, the time limit is of 7 years, है ना. We had read above. फिर OCI की केस में क्या है? After 5 years as an OCI and 12 months residence, they are eligible for Indian citizenship. ठीक है, so only 5 years का लिमिट है इनके लिए, OCI कार्ड होल्डर्स के लिए, एंड 12 months ऑफ रेजिडेंस एज वेल. ठीक है, नाउ जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड स्कीम है दैट हैज़ बीन विड्रॉन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन मर्ज्ड विद OCI कार्ड स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 9 जनवरी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Then cancellation of OCI registration. The central government may cancel OCI registration for these cases. So if someone obtained it by fraud, है ना, या if they have a criminal record, तो जैसे citizenship में था वैसे ही सिमिलर केस यहाँ पे, that if they were sentenced to 2+ years within last 5 years, है ना. Then national security. So if they are a threat to national security, even in that case OCI registration will be cancelled. Then legal violations. So if laws are breached, if the person has unlawfully communicated or traded with an enemy alien, and they may be given a chance to be heard before cancellation also. Okay, so all these cases are quite similar to how citizenship can be revoked. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो पढ़ा था deprivation of citizenship, वैसा वाला सिमिलर है वहाँ केस में भी. ठीक है,
So that is all for this chapter. Thank you. Kindly like, share, and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.